छात्र विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। इसके पहले हमने अकाउंट का जो वीडियो देखा था उसमें लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से पूरा नहीं हो पाया था, जो कि अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे दूरदर्शिता या बुद्धिमत्ता का ख्याल। हिसाब लिखते समय या वित्तीय पत्रक तैयार करते समय लेखाकार बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता के ख्याल को ध्यान में रखता है। भविष्य में मतलब किस प्रकार की हानि होगी, व्यवसाय पर क्या असर करेगा, उसे जो लेखाकार होता है वो पहले से ही ध्यान में रखता है कि किस प्रकार क्या होने वाला है, तो उसे हम दूरदर्शिता के ख्याल को कहते हैं। मतलब पहले से ही वो सोच कर रखता है कि इस प्रकार का ऐसा हो सकता है, उसके लिए प्रावधान करता है किस प्रकार का क्या कर सकता है, वो ध्यान में रखता है। वास्तव में व्यवसाय की जो भी परिस्थिति हो उससे अलग लाभ या हानि या संपत्ति की स्थिति दर्शाना योग्य नहीं है। वास्तव में हमारी जो भी परिस्थिति है उससे अधिक या अलग प्रकार के, मतलब इतना हानि होने वाला उससे ज़्यादा हानि बताना, इतना लाभ होने वाला है तो उससे ज़्यादा लाभ बताना या कम लाभ बताना, ये परिस्थिति ये कोई भी व्यवसाय के लिए योग्य नहीं है। जो भी परिस्थिति हो उससे अधिक अच्छी हो या उससे अधिक खराब हो, परिस्थिति किसी को बतानी नहीं चाहिए। दूरदर्शिता के ख्याल के आधार पर बुद्धिमत्ता या बुद्धि चातुर्य से जानकारी की प्रस्तुति से परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ती है। हम अपने बुद्धि का उपयोग, जो भी लेखाकार होता है वो अपनी बुद्धि और चातुर्य के आधार पर जो भी परिणाम प्राप्त करता है वो विश्वसनीय हो, इस प्रकार वो ध्यान में रखकर करता है। इस वित्तीय पत्रक को उपयोग करने वाले लंबे समय तक उसके हित की रक्षा होती है। जो भी इस वित्तीय पत्रक का उपयोग करता है उसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मतलब उसका उपयोग कर सकता है, उस पर विश्वास रख सकता है, इस प्रकार ये वित्तीय पत्रक होता है। इस प्रकार बुद्धिमत्ता का अस्तित्व में आता है। इस ख्याल के अनुसार संभवित आय लाभ को ध्यान में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो भी इस ख्याल के आधार पर जो भी लाभ हमें होता है उसे ध्यान में नहीं लिया जाता है, परंतु जो होने वाली हानियाँ होती हैं उसे ध्यान में लिया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर लेखाकार उपज का कम अंदाज और खर्च के दायित्व का अधिक अंदाज दर्शाकर सुरक्षित मार्ग का अनुसरण करता है। यहाँ पर जो उपज आने वाली है उसे कम दर्शाता है, उस पर कम ध्यान देता है। जो खर्च होने वाले, किस प्रकार का हमारे ऊपर दायित्व जवाबदारी आने वाली है उसे उसका अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर दर्शाकर उसके लिए पहले से ही सुरक्षित मार्ग का अनुसरण करता है। ये दूरदर्शिता के ख्याल में होता है। अनिश्चितता के सामने कम समय में काम पूरा करने के लिए यह एक उत्तम मार्ग है और इसके द्वारा लेनदारों के हित का उचित रक्षण भी होता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उसकी मूल कीमत और बाजार कीमत दोनों में से जो कम कीमत होती है उस पर गिना जाना चाहिए। हिसाबों में लेनदार बट्टा अनामत का प्रावधान नहीं किया जाता है। हिसाब में डूबत अनामत का प्रावधान किया जाता है। हिसाबों में, किताबों की जगह यहाँ पे हिसाबों में आएगा, हिसाबों में देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान किया जाता है। दीर्घकालीन करार में अगर 25% से कम काम हुआ हो तब सभी लाभ भविष्य के लिए अनामत रखी जाती है और अगर उससे चालू काम में परिवर्तित कर दिया जाता है, और अगर 25% से ज़्यादा हुआ हो तो उसे हम उपयोग कर सकते हैं। जिस माल का बीमा न लिया गया हो, मतलब कोई माल है उसका बीमा नहीं लिया गया हो, वो माल चोरी हो गई हो, तो चोरी से जो भी नुकसान होगा उसका तुरंत प्रावधान कर दिया जाता है। ये था दूरदर्शिता का ख्याल। अब हम देखेंगे लागत का ख्याल। लागत की धारणा के अनुसार हिसाबी बही में व्यवहारों का लेखा उसकी आर्थिक लागत के आधार पर होगा। यदि लागत होगी तो व्यवहार का लेखा जो आर्थिक लागत होगी उसी कीमत से होगा, उससे अधिक या उससे कम रकम का लेखा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वस्तु का हम व्यवहार खरीदिए, वो बेच रहे हैं, तो उससे जो उसकी लागत होगी, आर्थिक लागत होगी, उसी का कीमत पर उसका मतलब रकम हम चुकाएंगे। उससे अधिक या उससे कम रकम देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी जो लागत कीमत, जितना हमने लगाया उसको खरीदते समय, उतना ही कीमत उसे चुकानी पड़ती है। इस प्रकार व्यवहारों का लेखा वास्तव में हुई लागत के आधार पर होगा। मतलब जितनी भी लागत हमें
कोई वस्तु हमने मतलब उत्पादन किया, उसमें जितना हमने खर्च किया है उतना ही उसका कीमत चुकाना पड़ता है। इस प्रकार हिसाब का यह मूलभूत सिद्धांत है, कारण कि यह सिद्धांत मन चाहे उस कीमत पर व्यवहार का लेखन नहीं करने देता है। इसमें जो वास्तव में कीमत लागत की है वही कीमत चुकानी पड़ती है। इस सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से संपत्तियों की खरीदी के व्यवहार के बीच परस्पर निश्चित कीमत के आधार पर ध्यान में लिया जाता है। फिर भी हिसाबों में कभी कभी अनुमानों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि संपत्तियों की गणना की जाने वाली घिसाई की रकम सामान्य रूप से अनुमानित होती है, कारण कि संपत्ति का निश्चित आयुष्य ज्ञात तो होता नहीं है। जो भी हम कोई भी संपत्ति की गणना करने वाले तो उसकी घिसाई के आधार पर जो हम अनुमान लगाते हैं वो उसकी आयुष्य जो होती है वो तो हमें पता नहीं होती है, ज्ञात नहीं होती है, तो उसे हम अनुमान करके करते हैं कि इस प्रकार हो सकता है, तो इस प्रकार उसकी घिसाई करते हैं। ये लागत के व्यवहार थे। लागत के व्यवहारों में उसके अभी हम देखेंगे आगे व्यवहार की दोहरी असर, मतलब कि दो असर। कई लेखक इस धारणा को दो प्रभाव की धारणा कहते हैं। दोहरी असर मूलभूत हिसाबी प्रणालिकाएं हैं। दोहरी असर मूलभूत हिसाबी प्रणालिकाएं हैं और दोहरा लेखा प्रणाली का आधार भी है। दोहरी असर की धारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवहार की दो असर दी जाती है। कोई भी व्यवहार हम करेंगे तो उसकी दो असर की जाती है, एक तो लाभ लेने वाला पक्ष, दूसरा लाभ देने वाला पक्ष। इस प्रकार दो असरें की जाती है। कोई भी व्यवहार मतलब खरीद रहा है तो भी दो व्यवहार, बेच रहा है तो भी दो व्यवहार। इस प्रकार एक लाभ लेने वाला और दूसरा लाभ देने वाला, दोनों पक्ष के लिए दो असरें होती हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, 1000 का फर्नीचर रोकड़ में खरीदा है। इस व्यवहार में रुपया 10,000 का फर्नीचर आता है और रुपया 10,000 की रोकड़ जो है वो जाती है। यदि फर्नीचर की उधार खरीदी की जाए तो यहाँ पे रोकड़ थी तो इसका व्यवहार ये हुआ, और अगर हम उधार खरीदी की जाए तो फर्नीचर मिलता है। इस प्रकार मतलब वो फर्नीचर मिल रहा है हमें, उतनी ही रकम भविष्य में हमें, जितना फर्नीचर हमें मिलता है फर्नीचर की रकम मिलती है उतनी ही भविष्य में हमें चुकाने की जवाबदारी जो है उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रत्येक पाने वाला देने वाला हुआ और प्रत्येक देने वाला पाने वाला। इस प्रकार आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इस उदाहरण में फर्नीचर को खरीदने वाला फर्नीचर प्राप्त करता है और रोकड़ देता है। इसके विपरीत फर्नीचर बेचने वाला जो होता है वो फर्नीचर देता है और रोकड़ प्राप्त करता है। इस व्यवहारों का योग्य लेखा करने के लिए इसकी दो असर देनी जरूरी है। तो आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं, जैसे कि नगद में फर्नीचर की खरीदी की गई हो तो इस व्यवहार में संपत्ति अर्थात फर्नीचर में वृद्धि होगी और अन्य संपत्ति अथवा रोकड़ में कमी होगी। इस प्रकार इसका व्यवहार दो असर दी जाएगी। और अगर रुपया 8,000 का माल उधार खरीदा है, अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लीजिए रुपया 8,000 का माल उधार खरीदा है, तब इस व्यवहार के अनुसार स्टॉक और संपत्ति में रुपया 8,000 की वृद्धि होगी और लेनदार अथवा जिम्मेदारी में रुपया 8,000 की वृद्धि होगी, अथवा अर्थात जो द्विअसर है, दो असर के सिद्धांत के अनुसार संपत्ति जो है 8,000, संपत्ति में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी और दायित्व में 8,000 का वृद्धि होगा। इस प्रकार इसकी दो असर दी जाएंगी। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा ये तीनों पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद।